नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज से हम एक नए नए जजमेंट्स और नए नए पहलू पे जो वसीयत से संबंधित हैं नया सीरीज शुरू करते हैं कानूनी किस्से वसीयतों के। आज पहला भाग है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जो पूरे जजमेंट पूरा केस जो ट्रैवल किया ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें कभी ना कभी हाँ कभी ना कभी हाँ। जो मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रायल कोर्ट ने पहले एक विल को मानने से मना कर दिया। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने विल को मान लिया, उसको वैलिड मान लिया। हाई कोर्ट ने फिर मना कर दिया कि नहीं, विल इनवैलिड नहीं है। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ये हम आगे देखते हैं। जो मेन इशू था वो था एक गवाही जो जनक राज ने एक अटेस्टिंग विटनेस के तौर पे दिया, जिसमें उसने कहा कि मैंने ओरिजिनल विल को, जो ओरिजिनल विल है यहाँ पे एग्जिबिट है, उस पर मेरे सिग्नेचर हैं। और उसको पहले स्क्रीव ने, मतलब जो डॉक्यूमेंट राइटर है, उसने लिखा मेरे सामने। जो टेस्टेटर था उसने इंस्ट्रक्शन दिया डॉक्यूमेंट राइटर को, उसने लिखा, फिर पहले वो पूरा पढ़ के सुनाया। जब वो पूरा सही पाया तो फिर टेस्टेटर ने अपना थंब इम्प्रेशन लगाया मेरे सामने और अटेस्टिंग विटनेस के सामने, दूसरे अटेस्टिंग विटनेस के सामने। और उसके बाद फिर हम दोनों अटेस्टिंग विटनेस ने उस पर अपना थंब इम्प्रेशन लगाया, सिग्नेचर किया। अब इसको लेकर, इस विटनेस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सेकंड अपील में क्या किया कि जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया था उसको सेटिसाइड किया बिना कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम किया, और केवल इस ग्राउंड पे कि जो विटनेस है उसने ये नहीं कहा कि उसने जो साइन किया था टेस्टिंग विटनेस के तौर पे वो टेस्टेटर के इंस्ट्रक्शन पे किया था, केवल इतना ही था। तो जो बड़ा क्वेश्चन निकल के आया इस केस में कि क्या बिल को डिक्लेयर इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि जो टेस्टेटर ने, जो अटेस्टिंग विटनेस ने साइन किया उस समय उसको टेस्टेटर ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, या उस विटनेस ने अपने डिपोजिशन में कोर्ट के सामने ये नहीं कहा कि मैंने टेस्टेटर के इंस्ट्रक्शन पे साइन किया। यही एक इशू था। अब हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि फैक्ट क्या था। तो सांझी राम कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, और उसके पास 10 कनाल ज़मीन था गुरदासपुर पंजाब में। वो अपने भतीजे गोपाल किशन के साथ रहता था। 7 नवंबर 2005 को एक विल एग्जीक्यूट करता है वो अपने भतीजे गोपाल किशन के फेवर में, जिसके पास वो रहता था। और 8 तारीख के 8 या जस्ट अगले दिन 8 नवंबर 2005 को उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद 30 दिन के अंदर क्या करता है गोपाल किशन की उस विल की बेसिस पर उस पूरे ज़मीन को अपने 4 बेटों में सेल डीड के ज़रिए बांट देते, मतलब दे देता है, एग्जीक्यूट करता है सेल डीड अपने बेटों के फेवर में। फिर बेटे फर्दर बेच देते हैं। तो डिस्प्यूट कहाँ से शुरू होता है? डिस्प्यूट शुरू होता है कि जो सांझी राम के दूसरे रिश्तेदार थे उन्होंने ये कहा कि विल फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है। और वो एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं जिसमें वो क्लेम करते हैं कि उनको ऑनर डिक्लेयर किया जाए और विल को फोर्स्ड फैब्रिकेटेड डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि उनका ये कहना था कि सांझी राम बहुत बीमार था, बुरी तरह बीमार था, और वो नहीं जा सकता था तहसील ऑफिस, और जो ये विल भी था वो अनरजिस्टर्ड विल था। ट्रायल कोर्ट सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए विल को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं विल को। अब इसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो 2 जनवरी 2025 को दिया, और जिस केस में दिया उस केस का नाम है गोपाल कृष्णन अदर्स वर्सेस दौलत राम एंड अदर्स। अब हम देखते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया एक की फ्रेज को जिसको कहते हैं बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टेटर, जिस पे रिलाई किया था हाई कोर्ट ने और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के डिक्री को सेटिसाइड किया था। ये फ्रेज आता कहाँ है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट में पर्टिकुलरली सब सेक्शन सी क्या कहता है। ये कहता है कि 5 सिचुएशन हो सकते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये रूल्स हैं विल के एग्जीक्यूशन का। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैं कहता हूँ पूरे इंडियन सक्सेशन एक्ट में, अगर विल से रिलेटेड देखा जाए तो यही मुझे लगता है
चूँकि इसको प्रूव करना प्रोबेट के लिए या विल को वैलिड डिक्लेयर कराने के लिए इस प्रॉपर एग्जीक्यूशन को प्रूव करना जो सेक्शन 63 के ज़रिए है, ये ज़रूरी होता है। तो सेक्शन 63 सबसेक्शन सी में 5 सिचुएशन को विजुअलाइज़ किया गया है। पहला कि जो विटनेस है उसने देखा है टेस्टेटर को साइन करते हुए विल पे, या टेस्टेटर के इंस्ट्रक्शन पे किसी और को साइन करते हुए देखा है विल पे। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो वर्ड कि टेस्टेटर का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए उस व्यक्ति को जो टेस्टेटर के बिहाफ पे साइन कर रहा है विल पे। तीसरा कि अगर पहले से साइन किया हुआ है विल पे तो वो फर्स्ट हैंड एक्नॉलेजमेंट लेगा टेस्टेटर से कि उसने उसको साइन किया है। चौथा कि जो विटनेस हैं वो सभी साइन करेंगे टेस्टेटर के प्रेजेंस में। लेकिन इन सब के साथ ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों अटेस्टिंग विटनेस इकट्ठे प्रेजेंट हों। अब हम देखते हैं कि जो वर्ड यूज़ किया हाई कोर्ट ने बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टेटर, ये तभी एप्लीकेबल है जब टेस्टेटर के बिहाफ पे कोई और आदमी साइन कर रहा है। तो ये पूरे इस डिस्कशन में कहीं ये आ ही नहीं रहा, या पूरे प्रोविज़न में कहीं आ ही नहीं रहा कि टेस्टेटर इंस्ट्रक्शन देगा अटेस्टिंग विटनेस को साइन करने को, ये चीज़ है ही नहीं। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने एलेबोरेट किया। ये जजमेंट लिखा है, बहुत बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है जस्टिस संजय करोल का, और उन्होंने ये कहा कि साझी राम ने थंब इम्प्रेशन लगाया, विटनेस ने उसको देखा, साझी राम के सामने विटनेसेस ने साइन किए या थंब इम्प्रेशन लगाया। तो एग्जैक्टली यही प्रोविज़न है लॉ में, और इस तरह से विल जो है वो वैलिडली एग्जीक्यूटेड है एंड ड्यूली प्रूव है इस विटनेस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया, फर्स्ट एपिलेट कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर किया और विल को जेन्युइन डिक्लेयर किया। तो जो कुछ टेक अवे हैं पूरे डिस्कशन से जो मैं आपको से शेयर करता हूँ, चूँकि ये बातें आपको याद रहें फ्यूचर के लिए। पहला कि जो फ्रेज है या वर्ड है बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टेटर, ये एप्लीकेबल तभी होता है जब टेस्टेटर के इंस्ट्रक्शन पे कोई और साइन कर रहा हो। दूसरा, अगर टेस्टेटर खुद साइन कर रहा है या अपना थंब इम्प्रेशन लगा रहा है तो इंस्ट्रक्शन वाली कोई बात ही नहीं आती। तीसरा कि विटनेसेस को भी टेस्टेटर इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, ऐसा कहीं प्रोविज़न नहीं कि वो इंस्ट्रक्शन देगा। अगर वो उसके सामने साइन हो रहे हैं तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। चौथा, अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है तो उसको डील करना, उसको उस पर प्रोपाउंडर ऑफ विल की जिम्मेवारी होती है कि वो उसको एक्सप्लेन करें। लेकिन कहीं भी टेक्निकल एंगल से सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को क्रिएट नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। वो जुडिशियल कंसाइंस पे होता है, जुडिशियल अगर सेटिस्फाई है तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। ये कोर्ट की अपनी अंतरात्मा देखनी होती है, वो उस पर डिसाइड करती है कोर्ट। तो साझी राम का जो एक कहना था कि साझी राम के बारे में एक बहुत इल था, बहुत बीमार था, तो इस पर कई जजमेंट्स हैं कि बीमार होना कहीं भी ये प्रूव नहीं करता कि वो साउंड और डिस्पोजिंग माइंड में नहीं था। अगर वो बीमार है भी, नॉर्मली एडवांस स्टेज में विल एग्जीक्यूट होता है तो बीमारी तो होती ही है, बट वो साउंड और डिस्पोजिंग माइंड में था। अगर ये विटनेस ने कह दिया है या सर्कमस्टांसेस से प्रूव हो गया है तो केवल इस ग्राउंड पे कि जो एग्जीक्यूटर है वो बीमार है, विल को सस्पिशियस या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन ये है कि बाय द डायरेक्शन ऑफ टेस्टेटर जो ये फ्रेज है ये बड़ा मिसअंडरस्टूड किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में हमेशा के लिए क्लैरिफाई कर दिया। इस बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच थी उसमें जस्टिस सी.टी. रवि कुमार थे और जस्टिस संजय करोल थे। अब मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा डिस्कशन फ्रूटफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने व्यूज़ को दीजिए, क्योंकि ये सिलसिला आपके और हमारे इंटरेक्शन से ही आगे बढ़ रहा है। और इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास विल से, तो मुझे लगता है विल एक छोटा टॉपिक है बट इसके हज़ारों रंग हैं। तभी मैं जजमेंट ढूंढकर आपके डिस्कशन से जो निकलता है, मैं जजमेंट ढूंढकर फिर आपसे रूबरू होता हूँ। और हमारा डिस्कशन का पर्पस होता है कि सिंपल लैंग्वेज में करें, जिससे कि किसी लॉयर को, लिटिगेंट को और लेमैन को
तीनों को इक्वली बेनिफिट करे और ये डिस्कशन फ्रूटफुल हो, सुनने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो और जिससे कि आप हमसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, बिल से रिलेटेड है, प्रोबेट से रिलेटेड है, लेटर ऑफ एडमिशन से रिलेटेड, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। हम अपने सिलसिला को, डिस्कशन के सिलसिला को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।